उस दिन आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन परीलोक से लाल परी नाराज होकर पृथ्वी लोक पर आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पूरी रात बारिश होने से उसके नरम लाल पंख भीग कर ऐसे हो जाएंगे कि वो परीलोक नहीं जा सकेगी। वो जंगल में एक पेड़ के ऊपर दुबक कर बैठ गई थी। अचानक एक भयानक गर्जन सुनकर वो थरथरा गई। तभी उसने देखा कि एक जोड़ी आंखें उस अंधेरी रात में चीते की तरह चमकती हुई आगे बढ़ रही है। ओहो, ये तो इधर ही आ रही है। पता नहीं राक्षस है या कोई जानवर। मैं तोड़ भी नहीं सकती। अब जो करना है वो ये छड़ी ही करेगी। देखती हूँ। वो एक राक्षस ही था। पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। लाल परी ने देखा कि उसकी सांसों के साथ ही एक खरगोश उसके मुंह में चला गया। इस राक्षस को 4-5 घंटे सुला दो, तब तक मैं यहाँ से दूर निकल जाऊंगी। उसके इतना कहते ही वो विशाल के राक्षस पेड़ के नीचे ही सो गया। यहाँ तक कि खरगोश उसके मुंह से फुदक कर बाहर आ गया। धन्यवाद लाल परी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। लाल परी तब तक नीचे आ गई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही तुम्हें बचाया? तुम्हारी तरह मैं भी इस बरसात में भीगकर असह्य हो गया था, पर अब जल्दी निकलो, चलो यहाँ से, वरना ये राक्षस उठ जाएगा तो हम दोनों की खैर नहीं। हाँ, जल्दी चलो। कोई ऐसी जगह है जहाँ रुककर मैं अपने गीले पंख सुखा सकूं? थोड़ी दूर चलकर एक गुफा है जो बहुत सुरक्षित है, उसमें जाकर तुम अपने पंख सुखा सकती हो। चलो जल्दी चलो। मेरे पंख सूख जाते तो जल्दी से मैं उड़कर परीलोक चली जाती। पता नहीं कब उस राक्षस की आंख खुल जाए। दोनों भागते भागते गुफा में पहुंच गए। गुफा में बहुत अंधेरा था। लाल परी, मैं भी जंगल के जुगनों को बुलाता हूँ, उनके आते ही गुफा में रोशनी आ जाएगी। खरगोश ने गुफा के बाहर जाकर 3 बार आवाज निकाली और ढेर सारे जुगनू गुफा के भीतर पहुंच गए। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। ओहो, प्यारे प्यारे नन्हे जीवों, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे पंख सूखने में कितनी मदद मिलेगी। तब तक खरगोश कूदकर परी के सामने आ गया। लाल परी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल लाया हूँ, इन्हें खा लो, तुम भूखी होगी। मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है। आओ, मेरे साथ तुम भी खाओ। मैं अपने लिए गाजर ले आया हूँ। लाल परी ने बैठकर बड़े चाव से फल खाए। तब तक उसके पंख सूख गए। तभी लाल परी, तुम परीलोक जाना चाहती हो तो अभी चले जाओ, अगर वो राक्षस उठ गया तो हमें ढूंढ ही लेगा। परी गुफा से बाहर आई तो देखा बरसात रुक गई थी। नन्हे खरगोश, मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि पृथ्वी लोक पर जब भी आऊंगी तुम सबसे जरूर मिलूंगी और हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर लाल परी आसमान में उड़ने के लिए उड़ान भरने ही वाली थी कि अचानक राक्षस वहां आ पहुंचा और आते ही आज इस परी को मजा चखाने का समय आ गया है। तब तक परी भी संभल चुकी थी। उसने अपनी छड़ी घुमाई और बोली, इस राक्षस की टांग तोड़ दो। तब तक सारे जुगनू राक्षस के चेहरे के सामने जाकर जगमगाने लगे, जिससे उसकी आंखें चौंधी आ गई। अभी तुम्हारी छड़ी तोड़कर फेंक दूंगा, देखूं तुम कैसे ये सब शैतानी हरकतें करती हो। जादुई छड़ी, इस राक्षस की आंखें फोड़ दो। राक्षस की आंखें फूट गई। वो क्रोध से फुफकार उठा। ये क्या किया तुमने? अपनी जादुई शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो तुम। अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जादुई छड़ी, इसकी जुबान काट दो ताकि ये बड़बड़ाना बंद कर दे। लाल परी के इतने कहते ही उसकी जीभ कटकर अलग हो गई। वो चिंगाड़ उठा। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी, जादुई छड़ी, इस शैतान को खत्म कर दो। राक्षस दम तोड़ने से पहले इतनी तेज चिंगाड़ की कि सभी पक्षी फड़फड़ा उठे। खरगोश एक जगह खड़ा थर-थर कांप रहा था। लाल परी ने उसके सिर पर हाथ रखकर फिर आने का वादा किया और परीलोक की तरफ उड़ गई। जब परीलोक पहुंची तो सब उसके लिए चिंता कर रहे थे। सोन परी, कहाँ चली गई थी तुम? सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी परी से जाकर मिल लो। लाल परी जैसे ही रानी परी के दरबार में गई, लाली परी, आज तुमने पृथ्वी लोक पर एक राक्षस को मार कर खत्म कर दिया। रानी परी, बिना उसको खत्म किए मैं आ ही नहीं पाती। आज वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था और नन्हे नन्हे जीवों को खा रहा था।
फिर भी तुम्हें इस खतरनाक राक्षसों से दुश्मनी मोल लेनी नहीं चाहिए। अच्छा हुआ कि तुमने उसे खत्म कर दिया, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ता। न जाने हमारी परी लोक की कितनी परियों को वो खा चुके हैं। तुम वापस आ गई, हमारा सौभाग्य है। जाओ आराम करो। रानी परी, खरगोश और जुगनू ने हमारी बहुत मदद की है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो भी करना खुद का ध्यान रखना। लाल परी वाकई बहुत थक गई थी। तुरंत बिस्तर में लेट गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगर मैं खरगोश को ना बचाती तो वो राक्षस मुझे लील ही गया होता। खरगोश मुझे गुफा तक ले गया बेचारा, और जुगनू से रोशनी करने को कहा, वरना मैं तो गीले पंखों के साथ रात भर पृथ्वी लोक में ही रह गई होती। ये सारी बातें सोचते ही वो सो गई। सुबह उठी तो उसने निश्चय किया कि मुझे खरगोश और जुगनू से मिलने जाना होगा, वरना वो बेचारे मेरी राह देखेंगे। पर आज तो मैं जा नहीं सकती। कल सब लोग इतना परेशान हुए थे, आज मुझे नहीं जाने देंगे। अगले हफ्ते मौका देकर जरूर चली जाऊंगी। पर अगले हफ्ते परिलोक में उत्सव की तैयारियां करने में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पृथ्वी लोक जाना था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गया था। याद आते ही लाल परी बिना किसी से कुछ कहे पृथ्वी लोक चली गई। वो जंगल की उस पेड़ पर पहुंची जहां पिछली बार वो रुकी थी। उसने देखा कि सारे जंगल के पेड़ कटे हुए हैं। चारों तरफ छोटे छोटे जीव जंतु मरे पड़े हैं। जंगल बिल्कुल उजड़ गया है। ये क्या हुआ? इन पेड़ों को क्या हुआ? किस राक्षस ने इन पेड़ों का सत्यानाश किया है? अचानक उसकी नजर कुछ ही दूर पर बैठे कुछ लोगों पर पड़ी, जिनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। शायद वो लोग पेड़ों को काटने वाले थे। ओह, तो यही है वो राक्षस जो पेड़ों को काटकर लकड़ियां बेच रहे हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। लाल परी उस पेड़ से उड़कर उसी गुफा के पास गई तो खरगोश को बिल्कुल मरणासन अवस्था में देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने देखा कि सारे जुगनों को किसी ने बड़े से धागे में पिरो दिया है और वो छटपटा रहे हैं। लाल परी ने खरगोश को अपनी हथेली पर रख लिया। तुम्हें क्या हुआ प्यारे दोस्त? लाल परी, कुछ करो, हम बहुत पीड़ा में हैं। पहले मुझे पानी पिला दो। लाल परी ने उसे पानी पिलाया और अपनी जादुई छड़ी घुमाई। इन सभी को ठीक कर दो। इन जुगनुओं को धागे में से निकाल दो। इसके इतना कहते ही सभी जुगनू उड़कर लाल परी के पास आ गए और एक साथ ही लाल परी के ऊपर आकर बैठ गए। खरगोश उसकी हथेली पर बैठ गया। लाल परी, इन इंसानों ने सारे पेड़ काट दिए। इसके साथ इनके बच्चे भी आते हैं जो हमेशा जुगनों को धागे में पिरोकर खेलते हैं। हमें मार मार कर उन्हें क्या मजा आता है पता नहीं। उन्हें हमारी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ चलो। सब लाल परी के साथ जाकर पेड़ पर बैठ गए। उन लोगों ने जैसे ही अपने हथियार उठाकर पेड़ काटना चाहा, उनका हथियार फूल में बदल गया। अरे ये क्या हो गया? यहाँ कोई भूत आ गया शायद। भागो रे भागो। वो सभी अपने सामान के पास गए तो देखा कि सारे औजार फूल पत्ते में बदल गए थे। सब लोग अपने बच्चों के हाथ पकड़कर सिर पर पैर रखकर भागने लगे। लाल परी खरगोश और जुगनों के साथ नीचे आई। सारे पेड़ों को जादुई छड़ी से छूकर हरा भरा कर दिया और मरे हुए जीव जंतु को जीवित कर दिया। लाल परी की जय हो, लाल परी की जय हो। लाल परी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी तरह से निभाई। अब आपको हमेशा हमारे पास आना होगा। प्यारे दोस्तों, जंगल को हरा भरा रखना हमारा पहला कर्तव्य है। उसे पूरा करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगी। मंजरी माँ के पास ही बैठी थी जब सुमन ने आकर बताया कि अगले हफ्ते से सामने वाली खाली मैदान में मेला लगने वाला है। मंजरी का दिल खुशी के मारे तेजी से धड़कने लगा। वो भागती हुई अपनी बड़ी बहन नीरजा के पास गई। दीदी दीदी, तुम्हें पता है हमारे घर के सामने वाली खाली मैदान में मेला लग रहा है। क्या सच? तब तो बड़ा मजा आने वाला है। तुम्हें याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? हाँ दीदी, इस बार भी डांस के प्रोग्राम होंगे ना, हम भी देखेंगे। पिछले बार हमारे पास टिकट के पैसे नहीं जुटे थे। इस बार हमें पहले से ही पैसे इकट्ठे करके रखने होंगे। दोनों बहनों ने मेले में जाने के लिए ढेर मंसूबे सजाए। दीदी, मैं जरा कविता के घर से आती हूँ, पता तो चले कि खबर सच्ची है कि झूठी। वैसे किसने बताया तुम्हें? जानकी, जो कविता के घर में बर्तन धोती है, उसकी बेटी सुमन ने।
तब तो जरूर कविता के यहाँ जाओ। सामने वाली जगह उन्हीं लोगों की तो है। उनके पिताजी ने अगर मैदान में मेला लगाने की अनुमति दे दी होगी तो कविता को जरूर पता होगा। अभी जाऊं? देख लो, अम्मा जाने दे तब ना। मैं कविता से कॉपी लेने जा रही हूँ। इतना कहकर मंजरी कविता के घर चली गई। अरे मंजरी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू बता, क्या खबर है? कुछ नहीं, दरअसल साल की तरह इस बार भी सामने वाले मैदान में मेला लग रहा है ना, तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है। परीक्षा के लिए तेरी तैयारी हो गई क्या? वाकई? हाँ, हर साल ही तो लगता है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेले में बहुत मजा आएगा। पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी ना। हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद मंजरी कविता के यहाँ से चली आई। कहाँ गई थी? माँ, बताया तो था कि कविता से कॉपी लेनी थी। और कॉपी कहाँ है? उसकी कोई सहेली ले गई। मंजरी, देखो, तुम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए ही मैं यहाँ शहर में बैठी हूँ, वरना तुम्हारे पापा के घर से चले जाने के बाद मेरा यहाँ दम घुटता है। तुम दोनों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी किसी पाखर तालाब में डूब मरती। क्या सोचकर वो चले गए? माँ, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? हम दोनों ही पढ़ाई करते हैं, वैसे भी हम कहीं नहीं आते जाते। माँ बड़बड़ाती हुई मशीन पर सिलाई करने बैठ गई। तब तक नीरजा भी अपना चश्मा ठीक करते हुए आ गई। क्या हुआ? यहाँ का माहौल इतना गमगीन क्यों है? कुछ नहीं, माँ सिर्फ हमारी वजह से इस अजनबी शहर में बैठी है, वरना। बस समझ गई मैं। क्या हुआ? कुछ पता चला? खबर पक्की है, मेला लग रहा है। दीदी, हम किसी बहाने से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते तो अच्छा रहता ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेला तो शाम को लगेगा। तब तक तो हम आ ही जाते हैं। समस्या सिर्फ माँ की ही है। वो हमें मेले में जाने की अनुमति देंगी कि नहीं? हमारे पास कुछ पैसे है ना, उसी से काम चल जाएगा। हमें सिर्फ चाट वाट ही तो खाना है। चल, माँ की कपड़े सिलने में थोड़ी मदद करते हैं। वो खुश हो जाएगी तो शायद हमें मेला दिखाने खुद ही लेकर जाए। मेला तो 1 महीने तक लगेगा। अगले हफ्ते ही मेला लग गया। मोहल्ले के सारे बच्चे, युवक और बूढ़े बहुत उत्साहित थे। माँ, चलो ना, मेला देखने चलते हैं। हम कुछ नहीं मांगेंगे। देखो ना, कहीं जलेबियाँ बन रही होंगी तो कहीं कठपुतली का नाच हो रहा होगा, कहीं काला जादू हो रहा होगा तो कहीं दुकानों पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े सजे होंगे। नीरजा को साथ लेकर चली जा, मुझे कपड़े सिलकर देने हैं, बस सावधानी से जाना। ओफो माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी जल्दी चलो, माँ ने जाने की अनुमति दे दी है। मंजरी और नीरजा फटाफट तैयार हो गई और मेला देखने चली गई। दोनों बहनें अपने साथ बचाए हुए पैसे लेकर चली गई। अभी वो लोग मेले में पहुँचे ही थे कि दीदी वो देखो, वो रही परी की मुकुट वाली जगह, जहाँ हमने पिछली बार परी का मुकुट देखा था। चलो उधर ही चलते हैं, शायद इस बार भी परियां वहाँ आई हो। दोनों उस कोने पर गई तो एक दुकान के बाहर एक परी की मूर्ति लगी थी, जिसके सर पर बिल्कुल वैसा ही मुकुट था जो पिछली बार उन्हें मिलते मिलते रह गया था। काश ही सचमुच की परी होती तो हमारे दिल की सारी बातें जान लेती, हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। तभी मंजरी को लगा कि परी ने अपनी पलकें झपकाई। दीदी, मुझे लग रहा है ये सचमुच की परी है। देखो ना, कैसे पलकें झपका रही है। तब तक परी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। मेरे सिर पर जो मुकुट है उसे उतारकर मेरी मूर्ति के चारों तरफ घुमाकर फिर पहना दो। परी ने जैसा बताया था नीरजा ने वैसे ही किया। अचानक परी के शरीर में जान आ गई। लड़कियों, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम दोनों मेला देखने आई हो। आप तो परी है, पर मूर्ति में कैसे बंध गई? यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों पेड़ के नीचे आ गई। मैं इस मूर्ति में बरसों से कैद थी। एक बार हमारे परिलोक से बहुत से लोग आए थे, सब तो चले गए, पर जाते जाते एक जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था। ये मूर्ति बरसों से एक गोदाम में पड़ी हुई थी। कल ही मुझे वहाँ से निकालकर झाड़ पोंछ कर यहाँ रखा गया। तुम दोनों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। ओहो, हमारे तो भाग्य जग गए कि हमारी मुलाकात परी से हो गई। आप चलिए हमारे घर, वो देखिए यही सामने ही है। मैं फिर कभी आऊंगी। तुम लोगों को क्या तकलीफ है? बेझिझक मुझे बताओ।
परी रानी, हम बहुत गरीब है। हमारी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर हमें बड़ा किया। किसी तरह हम पढ़ लिख रहे हैं। ओहो, ये बात है। परी ने अपने हाथ ऊपर किए तो उसके हाथ में 2 सुनहरे मुकुट आ गए। ये लो मुकुट, तुम दोनों अपने पास रख लो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी इसी मुकुट से बोल दिया करना। बस ये ध्यान रखना कि कोई इसको देखने ना पाए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी नीले आकाश में उड़ गई। मंजरी और नीरजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों भागती हुई घर आ गई। माँ, हमारे दुख के दिन चले गए। इतना कहकर वो दोनों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। सुनहरे मुकुट, हमारे पापा को हमसे मिला दो। मुकुट मुकुट, हमें भी इतना पैसा दे दो कि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। वो दोनों जैसे ही अपना कमरा खोलकर बाहर आई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उनके पापा मनोहर खड़े थे। पापा, अब कहाँ चले गए थे? हम लोग कितनी मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम आपको कितना याद करते थे। हाँ बेटी, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अब मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए अपने बच्चों के पास। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जरा तुम्हारी मम्मी से तो मिल लूं। पापा अंदर चले गए। माँ अकेले बैठकर सिसक रही थी। मंजरी, सुनहरे मुकुट ने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। माँ बेचारी पिछले 7 सालों से रो रो कर समय काट रही थी ना। हाँ दीदी, अब हम लोगों के जीवन से सारे कष्ट निकल गए। दोनों बहनें दूसरे दिन मेला देखने के लिए पापा से पैसे मांगने चली गई। राजा दिग्विजय सिंह की छोटी रानी अदिति बालक को जन्म देने वाली थी। ये खबर सुनकर पूरे महल में खुशी छा गई। आखिर बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद महल में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। राजा बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी बड़ी रानी सुरम्या। किसी तरह की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने बाहर 1 घंटा लगवा दिया है। उसकी रस्सी तुम्हारे पास है। जब भी रस्सी खींचोगे मैं भागा चला आऊंगा। रानी सुरम्या ने बाहर खड़ी होकर सब सुन लिया था। राजा के जाने के बाद तुरंत कमरे में आई। अदिति, ये घंटा क्यों लगा है? राजा ने कहा है कि कोई परेशानी हो तो बुलाने के लिए। ओहो, जब मेरी राजकुमारी अंशिका पैदा होने वाली थी तब तो घंटा नहीं लगवाया था। शायद राजा को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। अब वो नहीं है। मैं तो हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रानी अदिति जानती थी कि उनसे बहस करना बेकार है, इसलिए मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो गई। रानी सुरम्या को बहुत बेइज्जती लगी। उसने तुरंत रस्सी हिला दी और घंटा राजा के दरबार में बज गया। रानी सुरम्या वहां से चली गई। राजा तुरंत हाजिर हो गए। रानी अदिति, आपने मुझे बुलाया? मैं अभी अभी तो गया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आखिर आपके कमरे में कौन आया था? रानी अदिति समझ गई थी ये चाल रानी सुरम्या की है, इसलिए वो, मेरी आंख लग गई थी, शायद बिल्ली आ गई हो। राजा चले गए। रानी सुरम्या के जब जी में आता रस्सी खींचकर चली जाती थी और राजा भागते हुए हाजिर हो जाते। रानी सुरम्या राजा का रानी अदिति के प्रति प्रेम देखकर क्रोध से पागल हो जाती। एक दिन, हे राजन, मुझे इस घंटे की आवश्यकता ही नहीं है। इसको कोई और प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप इसे हटवा दीजिए। ठीक है, कल सुबह ही हटवा दूंगा। उसी रात रानी अदिति प्रसव वेदना से तड़पने लगी। उन्होंने बार बार रस्सी खींची, घंटा बजा भी, पर राजा नहीं आए। अनंतः रानी ने एक बालक को जन्म दिया। रानी अदिति स्वर्ग से धार गई। सुबह दासी ने देखा कि बालक के दाहिने हाथ पर एक त्रिशूल बना हुआ है। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा रानी अदिति के विरह में व्याकुल थे। बच्चे को देखने भी नहीं गए। रानी सुरम्या ने उसे दासी को देते हुए कहा, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो, नदी में फेंक दो या जमीन में गाड़ दो, मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। राजा को खबर दी गई कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। दासी ने हुक्म की तामील की। बच्चे को आंसू बहाते हुए जमीन में गाड़ने ले गई। किशन कुम्हार ने दासी को बच्चे को जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। दासी के जाते ही तुरंत वहां गया तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मिट्टी हटाकर बच्चे को गोद में ले लिया। ओह, कितना सुंदर बालक है। इसे जिंदा जमीन में गाड़ना था तो पैदा ही क्यों किया। वो बच्चे को गमछा में लपेटकर घर आ गया।
अरे चंपा कहाँ है? तू ये देख, ईश्वर ने हमें क्या तोहफा दिया। हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया है, नहीं तो एक बालक मेरी कोख में ना देता। आ देख, ईश्वर ने तेरी सुन ली। चंपा भागती हुई आई। किशन के हाथ में बालक देखकर हैरान और निहाल हो गई। ये कहाँ से ले आए? किसका बच्चा चुरा लाए? किशन ने चंपा से सारी बात बताई। मैं तो ये बच्चे किसी को ना दूंगी, ये मीरा लाल है, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तू ही इसकी माँ है। मुझे भी कुछ रोटी पानी देगी कि ऐसे ही भूखा चला जाऊं? चंपा ने किशन की थाली में रोटी रख दी और बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने लगी। चेहरा मातृत्व की चमक से आलोकित हो रहा था। मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी है। 10 सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। भगवान कितना दयालु है, हमारी झोली भर दी। जब भी किसी बच्चे को खिलखिलाते और रोती देखती तो कलेजा चीर जाता था उसका। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सोचकर किशन घर के बाहर चला गया और जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे नन्हा बालक जवान हो गया। माता पिता ने उसका नाम हीरा रख दिया था। 16 साल का बालक मिट्टी के बर्तन बनाने में पिता की सहायता करता। एक बार अपने पिता से मिट्टी का एक घोड़ा बनवाया और तालाब के किनारे जाकर खेलने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद घायल कबूतर उसके सामने आकर गिर पड़ा। ओह, कितना खून बह रहा है। हीरा ने तालाब से पानी लाकर उसके पंख साफ किए, उसको पानी पिलाया और अपने घर ले आया। उसको दूध पिलाकर नरम कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर सुला दिया। उस दिन हीरा सोया तो सपने में एक परी आई। हीरा, उठकर बैठो, मैं एक परी हूँ। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरा चौंक कर उठ गया। परी सामने खड़ी थी, लेकिन कबूतर गायब हो गया था। जाओ देखो, उसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाओ। वहाँ एक परियों का सिंहासन है जो हीरे, मोती और रत्नों से जड़ा है। उस सिंहासन पर सिर्फ किसी देश का राजकुमार ही बैठ सकता है। हीरा ने उठकर ये बात अपने पिता से बताई। सुबह उठकर दोनों तालाब के किनारे गए। परी की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो सचमुच वहां धुल धुसरित एक सिंहासन पड़ा था। लाओ, मैं साफ कर देता हूँ। उसने अपने गमछे से उस सिंहासन को पोंछकर चमका दिया। दोनों के उठने से वो उठ नहीं रहा था। दूसरे लोगों को बुलाया गया। सबने मिलकर सिंहासन उसके घर पहुंचाया। जरा मैं बैठकर देखता हूँ इस सिंहासन पर। वो जैसे ही उस पर बैठा, उसे बिजली के करंट से झटका लगा और वो नीचे गिर गया। बारी बारी से सब उस पर बैठे, पर सब गिर गए। हीरा, एक बार तुम बैठकर देखो। हीरा जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी और सिंहासन जगमगाने लगा। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। मैं भी उस सिंहासन और उस सिंहासन वाले लड़के को देखना चाहता हूँ। राजा अपने सिपाहियों के साथ किशन के घर आए। क्यों भाई, ये क्या सुन रहा हूँ? कैसा सिंहासन, कैसा सपना, और कौन राजकुमार? हीरा ने बड़े साहस से राजा को कबूतर से लेकर अपने सपने वाली पूरी घटना राजा को बताई। अचानक राजा की नजर हीरा की अधखुली भुजा पर गई। त्रिशूल का निशान देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें याद आया कि उनकी मुंह लगी दासी ने एक बार बच्चे का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी दाहिने भुजा में त्रिशूल का निशान है। ये निशान कैसा है? ये तो पैदा होने के समय से ही है महाराज। मंत्री जी, जरा आप इस सिंहासन पर आप बैठिए। मंत्री जी बैठते ही उछल पड़े। राजा ने हीरा को सिंहासन पर बिठाने का आदेश दिया। हीरा के बैठते ही ऊपर से फूल बरसने लगे। सिंहासन जगमगा उठा। किशन, सच बताओ, ये बालक किसका है? हुजूर, हमें तो ये बालक जमीन में गड़ा हुआ मिला था। इसके रोने की आवाज सुनकर हम इसे निकाल कर लाया था। राजा चुपचाप वहां से चले गए। महल में पहुंचकर रानी सुरम्या से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उन्हीं का पुत्र है। राजा ने किशन और चंपा को बुलाया। किशन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने हमारा वंश डूबने से बचा लिया। ये बच्चा हमारा ही है,
तुमने परी की बात का प्रमाण देख तो लिया है। हीरा के अतिरिक्त सिंहासन किसी को बैठने नहीं देता है। तुम मेरे राजकुमार को लौटा दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हुजूर, हम अपने बच्चे के बिना कैसे रहेंगे? मैंने तुम्हारे लिए राजमहल के बगल वाला महल व्यवस्थित करवाया है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही रहेगा, पर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमारी आंखों के सामने रहे तो मुझे संतोष हो जाएगा। किशन और चंपा बहुत प्रसन्न हुए। रानी सुरम्या को इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए देश निकाला दे दिया गया। परियों के सिंहासन ने राजकुमार हीरा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया।